केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी। एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष पर मुहर। एयरलाइंस और तेल कंपनियों के साथ साथ यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठकों का दौर जारी। झारखंड मंत्रालय में खान और भूतत्व विभाग के कामकाज का लिया जायजा। राजस्व बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को मिला महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में सम्मान। और जेएससी की पहल पर झारखंड महिला प्रीमियर लीग का रांची में रंगारंग आगाज। अतिथियों ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। 4 टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष ने आज मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोस प्रथम नीति के तहत नेपाल एक प्राथमिकता प्राप्त साझेदार है। दोनों देश बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक और प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार, ओडिशा और तेलंगाना में सड़क से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए पुराने वाहनों को आधुनिक वाहनों से बदलने की योजना पर भी मुहर लगी। केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक ईंधन संकट के मद्देनजर एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का फैसला किया है। इससे विमानन और तेल कंपनियों के साथ ही यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षात्मक बैठकों का सिलसिला जारी है। उन्होंने आज झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस और मिनरल के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की दिशा में अधिकारी कार्य करें। श्री सोरेन ने राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन खदानों में उत्पादन नहीं हो रहा है उनकी मैपिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने 300 बालू घाटों को शीघ्र संचालित करने का भी निर्देश दिया। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद झारखंड में 7 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इधर केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को जरूरी बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के द्वारा कई मापदंड दिए गए हैं, निश्चित रूप से उस मापदंड के आधार पर ही काम होगा और ये तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, वोट बैंक की नीति अपनाती है। वोट बैंक के लिए झारखंड के लोगों के हित की चिंता ये नहीं करती है, तो इसलिए झारखंड के हित के लिए, झारखंड के हित की लोगों के हित के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही जरूरी है और सरकार को तुष्टीकरण की नीति छोड़कर जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर से संबंधित जो मापदंड है उसके आधार पर काम करना चाहिए। शराब घोटाला मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा इस मामले में मुख्य सूत्रधार अनवर ढेबर पर कार्रवाई की है, जिसकी तपिश झारखंड में सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों तक पहुंच रही होगी। श्री मरांडी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार लोग बच नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष ने आगाह किया कि सत्ता अस्थायी हो सकती है, लेकिन फैसलों का हिसाब स्थायी होता है। कानून भी देर सबेर हर निर्णय का जवाब जरूर मांगता है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस सिलसिले में तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी की बैठक हुई। आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित व्यवस्था समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के मद्देनजर नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्री नवीन 2 दिवसीय दौरे के क्रम में विभिन्न सांगठनिक बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रांची में प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से जुड़ी नवगठित टीम के सदस्यों को जिम्मेदारियों और भूमिका से अवगत कराया गया। आज इन प्रशिक्षणार्थियों को हम लोग किस प्रकार से समाचार पत्रों में और चैनलों में कैसे बयान दिया जाएगा, समाचार कैसे बनता है, समाचार निर्माण की क्या प्रक्रिया है, उसके क्या प्रमुख तत्व हैं, पत्रकार और मीडिया संस्थानों की क्या भूमिका है, समाचार तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट और आधिकारिक बयान जारी करने की क्या विधि है। ये प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने लगाया क्यों, या आज की डेट में इसकी आवश्यकता क्यों? तो एक लाइन की बात है कि हम लोगों को अपने सारे साथियों को पूरी जिम्मेवारी से ये बताना है, और सारे साथियों को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए, कांग्रेस पार्टी को उस पर गर्व है। राज्य में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होना है। प्रत्याशी 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। इधर राजनीतिक दलों में तालमेल और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। किसी भी गठबंधन ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि झामुमो और कांग्रेस के बीच 6 जून को दिल्ली में बातचीत प्रस्तावित है। भाजपा में भी फिलहाल विमर्श का दौर चल रहा है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए। महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में पाकुड़ जिले के जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को यह सम्मान मिला। झारखंड में महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह जमीनी हकीकत बन चुकी है। पाकुड़ जिले का जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत महिलाओं के लिए हर लिहाज से आदर्श साबित हुआ है। इस पंचायत ने महिला सुरक्षा और समावेशी विकास की नजीर पेश करते हुए संस्थागत प्रसव और बालिका शिक्षा में 100% उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान दे रही है, जो अब धरातल पर भी नजर आने लगा है। झारखंड का पाकुड़ स्थित जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ऐसा इलाका है जहां महिलाओं के नेतृत्व में विकास को नया आयाम मिला है। यहां महिला सुरक्षा और समावेशी विकास जमीनी स्तर पर नजर आता है। इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ एक भी अपराध और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो आधी आबादी के लिए सुरक्षित वातावरण की उपलब्धता को दर्शाता है। संस्थागत प्रसव और बालिका शिक्षा में इस पंचायत ने 100% उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, शून्य मातृ मृत्यु दर का भी रिकॉर्ड बनाया है। हम लोग का जो गांव है जिकरहट्टी पूर्वी, तो यहाँ का जो महिला है वो सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ सीएसपी लड़की चलाती है, औरत चलाती है, और मुर्गी पालन, ड्राइविंग और सहायिका सेविका और जितना भी दीदी है सब काम करती है। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने
पूरे पंचायत क्षेत्र में अलग अलग चौराहे में हम लोगों ने सीसीटीवी का अधिस्थापन करवाया है। रात को महिलाएं निडरता से घूम सके, इसके लिए मैंने स्ट्रीट लाइट का अधिस्थापन मतलब पूरे रोड पे करवा रखा है। करीब 12,000 की आबादी वाला यह पंचायत वित्तीय समावेशन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी अव्वल है। कभी बीड़ी निर्माण जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक काम में लगी महिलाएं आज स्वरोजगार के बेहतर विकल्प अपनाकर संपन्नता की ओर अग्रसर है। कि ग्रामीण महिलाओं भी बहुत एक्टिव है यहाँ का दीदी लोग पहले ही लोग का मुख्य रोजगार का साधन था सिर्फ बीड़ी बांधना। अभी दीदी लोग हर तरह का रोजगार से जुड़े हैं। हम लोग का काम है सर गरीब दीदी को समूह में जोड़ना। ग्रामीण सभी को हम खाता खुलवाना है और ट्रांजेक्शन करना है, विड्रॉल और डिपॉजिट। काम मिला, लोन मिला खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी से दीदी बाड़ी हम सब्जी उब्जी लगाए, घर में कुछ सब्जी उब्जी बनाए खाए थे और उसके बाद बेचता था तो बाजार में बेचने का। यह पंचायत महिला हितैषी कार्यों की वजह से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश में उदाहरण बन चुका है। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम को दिया है और कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास के बहुआयामी फायदे हैं। उन्होंने कहा कि यह पंचायत दूसरे पंचायतों के लिए मॉडल बनेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है। इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। इस पंचायत के नाम उपलब्धियों की लंबी कतार है जिसकी राष्ट्रीय फलक पर गूंज है। यहाँ की महिलाओं ने यह साबित किया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। इस पंचायत ने देश को नई दिशा दिखाई है और यह साबित किया है कि महिलाओं के लिए अगर अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए तो वह विकास की लंबी लकीर भी खींच सकती है। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे एक दंपति की हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। जो इनके साथ हुआ जो कोई भी नहीं बता सकता है। इनका जो छोटा बच्चा था 4 साल का, वो बच्चा उसको भी खून से लथपथ वो भी था। और इनका जो बड़े लड़के हैं वो मिनिमम 10 साल के थे। वो चिल्लाया कि मेरा मम्मी पापा को मार रहे हैं, तभी अपना ग्रामीण वाला दौड़ के आ गया। तभी हम लोग एकजुट होकर के आए, तभी तो जो खूनी था उसको हम देख नहीं पाए। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिव कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಗಾಧರಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಾತ್ಯ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
पाकुड़ में भाजपा के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का आज निधन हो गया। दोपहर के समय अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा के कई नेताओं और अन्य पार्टियों के नेताओं ने बेनी प्रसाद गुप्ता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। और अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा के सखी वन स्टॉप सेंटर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर महिलाओं और किशोरियों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। अतिथियों ने नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया। अंत में व्यसन मुक्ति पत्रिकाएं बांटी गईं और सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। कोडरमा में खाद्य सुरक्षा व तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत 10 दुकानों से खुला तंबाकू बेचने पर 4,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। कई होटल ढाबों में गंदगी और फूड लाइसेंस की कमी मिलने पर नोटिस जारी किए गए, जबकि कैंसर कारक रंग मिले छोले नष्ट कराए गए। लोहरदगा में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर BLO और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने 15 जून तक अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण में BLO ऐप के जरिए हैंड्स ऑन अभ्यास कराकर सत्यापन और रिकॉर्ड संधारण की जानकारी दी गई। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को औचक निरीक्षण कर बिजली, स्वच्छता, ऑक्सीजन, लिफ्ट और मरीज सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए। डीजल आपूर्ति बाधित करने वाले पेट्रोल पंपों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। हजारीबाग के ITI परिसर में दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार सह कौशल विकास मेले का उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती ने किया। उन्होंने युवाओं से कौशल प्रशिक्षण का लाभ उठाने की अपील की और चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर भी वितरित किए। धनबाद के जामाडोबा में वर्षों से बंद पड़े रोपवे के जर्जर लोहे के ढांचे को प्रशासन और BCCL ने हटाया है। सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई से दुर्घटना और अवैध गतिविधियों के खतरे कम होंगे। जिले के अन्य परित्यक्त ढांचे भी चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे। धनबाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त 120 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सेवा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। चयनित कर्मियों की तैनाती जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में होगी। और अब जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राज्य में आने वाले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से हालांकि अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे है। राज्य के कई हिस्सों में 7 जून तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। राज्य में महिला क्रिकेट लीग का आज से नया अध्याय शुरू हुआ है। रांची के JFCA स्टेडियम में स्थित ओवल ग्राउंड में झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनामोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हराया। इससे पहले अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय लिया और उनका हौसला बढ़ाया। कलाकारों ने छऊ नृत्य और अन्य कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। मौके पर JFCA अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जापान में इन दिनों अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। पुरुष वर्ग में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने चीनी ताइपे को पूल A के आखिरी मुकाबले में 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस मैच में झारखंड के आशीष तानीपुर्ती ने हैट्रिक लगाई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रेमचंद सोई ने भी एक गोल दागे। इधर अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के एक मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 0 के मुकाबले 25 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत में झारखंड की 3 बेटियों का भी योगदान रहा। संदीपा कुमारी, पुष्पा माझी और श्रुति कुमारी ने एक-एक गोल दागे। विश्व साइकिल दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक वीडियो संदेश के माध्यम से फिटनेस के लिए लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रेरित किया। मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से साइकिलिंग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल फिट रहने का आसान और प्रभावी माध्यम है,
बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्री ने युवाओं को नियमित रूप से साइकिल चलाने और फिट भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इसमें उत्साहपूर्वक भाग लें, स्वयं को फिट इंडिया ऐप पर रजिस्टर करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों को भी इससे जोड़ें। आइए आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। विश्व साइकिल दिवस पर सिमडेगा की सड़कों पर आज सुबह सुबह पर्यावरण और सेहत की सुरक्षा का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सिमडेगा की सड़कों पर आज सुबह सुबह पर्यावरण और सेहत की सुरक्षा का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। विश्व साइकिल दिवस को समर्पित इस विशेष रैली में शामिल मुझे कुछ करना है संस्था के संचालक रवि साहनी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। विश्व साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पे मेरा युवा भारत आयोजन ये करता था और साथ में मुझे कुछ करना के द्वारा आज यहाँ पे आयोजन किया गया। वहीं रैली का सफल नेतृत्व कर रहे मेरा युवा भारत के जिला प्रतिनिधि संजय पान ने युवाओं को साइकिल चलाने के शारीरिक लाभों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज की इस आधुनिक और सुस्त जीवन शैली में साइकिल चलाना हमारे शरीर के लिए एक मुकम्मल व्यायाम है। मेरा युवा भारत के बैनर तले आज हम लोग साइकिल यात्रा का आयोजन किए। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से होकर सिमडेगा के विभिन्न शहर के मार्गों पर जाकर हम लोग यह संदेश दिए कि मतलब साइकिल यात्रा करने से स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को हम लोग बचाने में सक्षम हो सके। इस रैली में भाग लेने वाले स्थानीय प्रतिभागी पवन सिंह, शालू टोपनो और मुंगेश्वर साहू के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। युवाओं ने सामूहिक रूप से कहा कि इस रैली का हिस्सा बनकर उन्हें बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है। सिमडेगा के हर जगह पे हमें यही संदेश देने का मौका मिला कि यहाँ पे साइकिल चला के अपना शरीर का स्वास्थ्य भी प्रदान कर सकते हैं। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से निकले साइकिल रैली के लिए और सभी जगह चौक गए, हम लोग चौक चौराहे गए और लोगों को संदेश दिए कि साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात है। ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों और जहरीले होते पर्यावरण के बीच सिमडेगा के इन युवाओं की ये पहल वाकई सराहनीय है। उम्मीद है कि विश्व साइकिल दिवस पर सिमडेगा से उठी ये गूंज लोगों को अपनी सेहत और प्रकृति के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन जारी है और देश दुनिया में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रांची में भी कई लोग नियमित अभ्यास के जरिए निरोगी जीवन जी रहे हैं। पेशे से वकील समीर सौरव ने भी योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया है, जिससे उन्हें कई फायदे मिले हैं। रांची के रहने वाले समीर सौरभ के दिन की शुरुआत हर रोज सुबह सुबह योगाभ्यास के साथ होती है। पेशे से झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता समीर बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब वे अत्यधिक मानसिक तनाव और गंभीर शारीरिक पीड़ा से बेहद परेशान थे, लेकिन जब डॉक्टरों और दवाइयों से थककर उन्होंने योग को अपनी दिनचर्या में अपनाया, धीरे धीरे उनकी सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गईं। तो वो सब में बहुत ही फायदा हुआ, लगभग ठीक हो चुका है और स्वास्थ्य में भी अच्छा रहता है। जैसे कि कभी शुगर कभी बढ़ जाता घट जाता था, वो ठीक हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो रहा है। इस तरीके से बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है और योग करने से दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, ऐसा फील होता है।
योग न केवल पुरुषों बल्कि स्त्रियों से जुड़ी कई जटिल और संवेदनशील स्वास्थ्य समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हो रहा है। समीर की भाभी शालिनी भी इसका एक जीवंत उदाहरण है। शालिनी बताती हैं कि जब से उन्होंने समीर की प्रेरणा से नियमित योग और प्राणायाम शुरू किया है, तब से उन्हें मासिक धर्म में होने वाली असहनीय दर्द से काफी राहत मिली है। इम्प्रूवमेंट लग रही पेन में, वेन्स वगैरह में पेन था तो वो सिर्फ पहले से इम्प्रूवमेंट है। समीर, सौरभ और उनके परिवार को योग की बारीकियां सिखा रहे अनुभवी योगाचार्य अंजन कुमार बताते हैं कि आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे दौर में मानसिक तनाव ही अधिकांश गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारक बन चुका है। वे कहते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के शरीर को निरोगी बनाने के साथ साथ उसे मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत, एकाग्र और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर करता है। मानसिक लाभ होता है, वो पूरे शरीर को अंदर से ठीक करना शुरू करता है। कहते हैं कि पहले मन ठीक हो गया, फिर शरीर अपने आप ठीक होता चला जाता है। वास्तव में एक स्वस्थ मन के बिना एक स्वस्थ शरीर की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। आज के तनावपूर्ण माहौल में मन को शांत रखने के लिए योग से बड़ी और कोई औषधि संसार में उपलब्ध नहीं है। योग आत्मा, मन और तन को एकाकार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी। एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष पर मुहर। एयरलाइंस और तेल कंपनियों के साथ साथ यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठकों का दौर जारी। झारखंड मंत्रालय में खान और भूतत्व विभाग के कामकाज का लिया जायजा। राजस्व बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में सम्मान। और जेएसए की पहल पर झारखंड महिला प्रीमियर लीग का रांची में रंगारंग आगाज। अतिथियों ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। 4 टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग।